देखो तो कैनाबिस इंडिका का हम जो है पहला पार्ट में सीखे थे कि कैनाबिस इंडिका का कहाँ पे पाया जाता है, जो प्लांट कहाँ पे मिलता है जो है ना, और साथ में जो है और इसके प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं जो है, इसकी जो है लीफ से क्या मिलता है, ठीक, इसके स्टेम से क्या बनता है, इसके फीमेल फीमेल फ्लावरिंग प्लांट से क्या चीज़ ऑब्टेन होती है जो है ना, और फिर उसकी सीड जिसको हेम्प बोलते हैं, हेम्प सीड उसकी क्या क्या खासियत है जो है ना। तो उसमें सीखा जैसे कि उसमें लीफ से भांग मिलती है जो है ना, स्टेम से गांजा वगैरह तैयार होता है, उसी की जो है फीमेल फ्लावरिंग प्लांट से जो है ना प्राप्त होता है जो है ना। और इसके तमाम जो यूजेज वगैरह देखे, हेम्प सीड का कहाँ कहाँ पे यूज है। हेम्प सीड काफ़ी प्रोटीन होती है इसमें, फैटी एसिड, ओमेगा 3 ओमेगा 6, ये सारी चीज़ें होती हैं जो, तो वो हार्ट के लिए कितना फ़ायदेमंद है। एलडीएल एसडीएल कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने के लिए कितना अच्छा है जो ना। और हेम्प सीड का और यूज होता है एक और जो है, लिबिडो को इंक्रीज करने में जो है ना। लिबिडो को इंक्रीज करने में, लिबिडो होती है, लिबिडो इज द इंक्रीज द सेक्सुअल डिजायर मेल एंड फीमेल्स जो है ना। तो इम्पोटेंसी के केसेस वगैरह में भी इसका यूज करते हैं जो है। अब उसके आगे देखते हैं कि जो है इसमें जो है मेन जो केमिकल होता है वो THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल और कैनाबिनॉल CBD होता है ना। तो ये जो है कहाँ पे एक्ट करता है, इसका जो है कहाँ कहाँ पे पता है कि एक्शन किस तरह से होता है जो है, किस तरह से ये हमारे जो है ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, उस सारी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आप जानने की कोशिश करते हैं जो है। तो देखिए जो है एक्चुअली में इसमें जो THC और CBD जो होता है वो THC के रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में जो है ना। तो ये CB1 और CB2 रिसेप्टर पर काम करता है, ठीक, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर 1 और कैनाबिनॉइड रिसेप्टर 2। तो THC जो है वो CB1 और CB2 रिसेप्टर पर ज़्यादा वर्क करता है। तो पहले हम जानें कि CB1 और CB2 रिसेप्टर होते कहाँ पर है। तो CB1 और CB2 रिसेप्टर जो है ब्रेन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जनरली पाए जाते हैं। इनकी CB1 रिसेप्टर सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और बेसल गैंग्लिया के अंदर, हिप्पोकैम्पस के अंदर, लिम्बिक सिस्टम के अंदर और सेरिबेलम के अंदर। ये 4 जगहों पे ये CB1 रिसेप्टर ज़्यादा होती है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर 1। और इसमें जो है तो पहले हम जो है सारी चीज़ को जानने से पहले अब ये जहाँ जहाँ पे इसका एक्शन होता है उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर या ब्रेन स्टेम के अंदर देखें तो उसमें CB1 रिसेप्टर अपेक्षाकृत नहीं होती है ना। तो अब हम पहले ब्रेन की फंक्शनिंग को देखते हैं, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस तरह से काम करता है उसको समझेंगे, तब फिर हम जो है नॉर्मल फिजियोलॉजी हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मालूम होगी, तब फिर हम उसको समझ सकते हैं कि जो है किस तरह से ये जो है ब्रेन पे ये अल्ट्रेशन करता है। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये हाईली डेवलप्ड है ना। सबसे पहले जो ब्रेन में जो डेवलपमेंट हुआ वो सबसे पहले किसका हुआ, मेडुला का, मेडुला ऑब्लोंगेटा या ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के बाद फिर डेवलपमेंट किधर हुआ, मिड ब्रेन का, जो मिड ब्रेन के बाद फिर किसका हुआ, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, देन लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स फिर ये इसके 2 लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब है ना, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स राइट एंड लेफ्ट के बीच में एक सामंजस्य होता है ना, एक का डेवलपमेंट होता है ना। ब्रेन की जो अगर जब जैसे कि शुरुआत में जब देखा गया कि जो है साइंटिस्टों ने कि जिसको जो है राइट साइड की पैरालिसिस हो गई हो, तो देखा गया है कि उसके ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रम में वो लीजन या डैमेज जो पाया गया वो लेफ्ट साइड में पाया गया। तो उसको जो है इस साइड की जो है दूसरी साइड की पैरालिसिस हुई, और जिसकी जो है पैरालिसिस लेफ्ट साइड की हुई जो है उसके रीजन किधर मिला जो है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन में मिला जो है। तो इसका मतलब उन्होंने मतलब लगाया कि इसका सब कुछ जो है लिंक जो है क्रॉस वाइज है जो है ना, कि राइट साइड
से जो है कंट्रोल होता है, लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर डेवलप कर कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड को राइट साइड जो है कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन जो है, ब्रेन की हर किसी के अंदर एक डोमिनेंसी, जैसे कि जो है हर जगह जो है एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो द राइट एंड लेफ्ट ब्रेन की जो है एक तरह की जो है राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के बीच में एक कंटिन्यूसली जो हारमोनियस होती है ना, उस हारमोनियस से फंक्शन मेंटेन होते हैं ना, सारी चीज़ें जो है ना। तो ब्रेन की डोमिनेंसी का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट तमाम टेस्ट भी करते हैं कि कौन सा ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट है, राइट है कि लेफ्ट है। तो उसके लिए क्लैपिंग जो है एक टेस्ट होता है। जैसे क्लैपिंग करें तो जो हाथ ऊपर जाए वो उस साइड की ब्रेन की डोमिनेंसी ज़्यादा कहते हैं, है ना। तो अब ये राइट एंड लेफ्ट ब्रेन जो है किस तरह से कौन कौन से, अब हमें पता लग गया है कि जो कौन कौन से फंक्शन राइट के ज़्यादा डोमिनेंट राइट ब्रेन से होती है, कौन से फंक्शन लेफ्ट ब्रेन से होती है। तो अगर हम देखें तो राइट ब्रेन जो है और लेफ्ट ब्रेन जो है वो क्या क्या फंक्शन जो है दोनों के बीच में सामंजस्य करता है। राइट एंड लेफ्ट ब्रेन की जो है सामंजस्य से ही, कोऑर्डिनेशन से ही इंटेलिजेंसी डेवलप होती है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, वही उसी से इंटेलिजेंसी डेवलपमेंट होती है। अब देखते हो एक एक ब्रेन का हम देखते हैं कि कौन सा ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, है ना। तो जैसे लेफ्ट ब्रेन है ना, तो लेफ्ट ब्रेन जो है ये जो है लैंग्वेजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लैंग्वेजेस क्या चीज़ होती हैं, जो है लैंग्वेज डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेज में जैसे कि वर्बल लैंग्वेज जो हम मुंह से बोलते हैं जैसे का वर्बल लैंग्वेज है, और जो है एक बॉडी लैंग्वेज होती है जो बॉडी से जो एक्सप्रेस हो रही है उसको क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और एक रिटिन करके काम कर रहे हैं तो ये क्या हुई, रिटिन वाली लैंग्वेज होगी, ठीक। और एक कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना, तो ये सारी चीज़ें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा ही कंट्रोल होती है। तो जो वर्बल जो लैंग्वेजेज हैं जो है जो, तो वो जो है वर्बल जो लैंग्वेज जो बोलने का जो तरीका है, जो वर्बल जो लैंग्वेज जो हम जो बोलते हैं, मतलब कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन कम्युनिटी टू अदर कम्युनिटी, जो भी अपने थिंकिंग और अपने विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो क्या चीज़ होती है, लैंग्वेज होती है। तो उस लैंग्वेज जो लैंग्वेज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ना। लेकिन उसमें जो इमोशंस का जो ऐड होता है ना, जो इमोशंस जो ऐड होते हैं वो जो है राइट ब्रेन से आते हैं, है ना। तो इसका जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो हार्मोनियस प्रोवाइड करता है ना। तो जैसे कि एक आदमी है जो अपना बोल रहा है लेकिन किसी तरह की कोई इमोशंस नहीं है, इसका मतलब उसका जो राइट ब्रेन डोमिनेंट नहीं है। राइट ब्रेन को जो फंक्शन करना चाहिए बोलने के साथ में उसकी उसमें हार्मोनियसनेस नहीं है ना। इस तरह से उसको समझ सकते हैं, है ना, कि जैसे बोल रहा है लेकिन बोलने के साथ में उसकी फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं जो एक्सप्रेशन आने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, अगर वो अच्छा खाने पीने के लिए जिस चीज़ की उसको डिजायर है, जो चीज़ खाने के लिए चाहता है ना, वो चीज़ जो है उसे जो है मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके लिए वो एक्साइटेड होगा, खुश होगा जो है ना। तो वो जो खुशी के जो इमोशन जो है डांसना और उसका जो है खुशी होना, चेहरे पे एक्सप्रेशन होना और उसके लिए जो है खुशी जाहिर करना, वो कहाँ से आएगा, जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन से आएगा। जो तो इस तरह से एक्सप्रेशंस जो होते हैं, इमोशनल जो कंपोनेंट होता है लैंग्वेज का, इमोशनल कंपोनेंट होता है वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन से आता है। लैंग्वेज जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से होती है। और राइटिंग ये भी लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से आता है ना। और राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज द एनालिटिकल ब्रेन है ना, एनालिसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और राइट ब्रेन इज द लॉजिकल ब्रेन है ना, लॉजिक से आदमी सोचता विचारता है ना। तो लेफ्ट ब्रेन इज द, एक तो वर्बल लैंग्वेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेफ्ट ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग, लेफ्ट ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिक। और जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कैलकुलेशन भी जो है कहाँ से आती हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से आती है ना, ठीक। और जो है देखें जो है जो पॉजिटिविटी जो होती है ना, जो पॉजिटिविटी होती है किसी भी चीज़ के एक फर्म डिसीजन लेना, वो भी लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से आता है ना।
लैंग्वेजेज हो गई, वो भी जो है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से, और इसमें इमोशनल कंपोनेंट राइट साइड ऑफ द ब्रेन से जो है ना, और वर्क करने की कैपेसिटी जो है ना, वर्क करने की कैपेसिटी जो है, वर्क ज़्यादा करना चाहता है, ये भी लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से आता है जो है। और वर्क ज़्यादा करने के इसको क्या कहते हैं हम अपनी मैथमेटिका की रिकॉर्डरी की लैंग्वेज इंडस्ट्रियसनेस है ना, तो वो भी जो है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से जो है ना। मैं मनी मनी के लिए मनी के लिए मनी के लिए जो है ज़्यादा जो है पैसा उसे चाहिए ज़्यादा, तो मनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है ना। और पावर चाहिए, पावर इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। और थ्रस्ट, थ्रस्ट कैसे कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं किसी चीज़ पे हमला बोलना, किसी चीज़ को जो है प्रेशर एक्सर्ट करना जो है, तो इसे कहते हैं थ्रस्ट। ये भी जो है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन का। तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन के फंक्शन क्या क्या हुए कि दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्बल लैंग्वेज, एनालिसिस, लॉजिक, कैलकुलेशन और पॉजिटिवनेस, और किसी चीज़ के लिए फर्मनेस और डिसीजन लेने के लिए है ना, लैंग्वेजेस के लिए और वर्क के लिए, इंडस्ट्रियसनेस के लिए, मनी के लिए, पावर के लिए और थ्रस्ट के लिए। दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। अब हम देखते हैं कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो क्या क्या है। तो राइट साइड ब्रेन में एक तो हमने देखा कि लैंग्वेज के साथ जो एक्सप्रेशन आता है, इमोशनल जो कंपोनेंट आता है, वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन से आता है। और राइट साइड द ब्रेन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द जियोमेट्रिकल फिगर्स के लिए। जियोमेट्रिकल फिगर्स के मतलब जैसे ड्राइंग वगैरह जो करते हैं, ये क्या होता है? ड्राइंग, पेंटिंग, दिस द जियोमेट्री जो है ना, तो दिस इज फंक्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है ना। और हमारा जो ओरिएंटेशन जो है वो भी इसी से आता है। ओरिएंटेशन जैसे कि जो है ओरिएंटेशन का कहने का मतलब जैसे कि ड्रेसअप होना जो है ना, ड्रेसअप होना जैसे कि जो है एक बच्चा है जो है ना, बच्चे को अगर स्वेटर पहनने के लिए तो उसे पता नहीं होता कि कैसे पहनना है। जैसे कि जो है मान लीजिए इसकी जो वी शेप जो गला है वो जो है किधर है, सामने आना चाहिए जो है, तो और पीछे मोड़ा जाना चाहिए। अब वो पहनना है तो जो है वी शेप पीछे चला गया, अब उसे पता नहीं लगता कि किस तरह से इसको जो है आगे लाया जाए, तो ओरिएंटेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे फिर जो है ब्रेन का ये डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे वो सारी चीज़ों को सीखता है जो है, तो फिर जो है वो सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाता है ना। तो ये जो है ओरिएंटेशन, दिस इज द ओरिएंटेशन, ये भी जो है इससे आता है राइट साइड ऑफ द ब्रेन से जो है ना। और जो फैमिलियर ओरिएंटेशन भी इसी से आता है, राइट साइड ऑफ द। फैमिलियर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम जैसे अगर किसी को राइट साइड ऑफ द ब्रेन में किसी तरह का डैमेज हो गया है, अब वो राइट साइड ऑफ ब्रेन का डैमेज हो गया तो अब वो अपने घर में ही अपनी चीज़ों का पता नहीं लगा पा रहा है। जैसे अपने घर में ही अपनी चीज़ों से जिनसे फैमिलियर था वो सारी चीज़ों को पता नहीं लगा पा रहा है। जैसे वो जो है उसे पता ही नहीं रहता है कि किधर किचन है घर में, जो इस साइड में जैसे किचन जाना है तो उल्टा चला उधर चला गया, किधर वॉश बेसिन है, किधर बाथरूम में, किधर बेडरूम में, वो सारी चीज़ों के उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दिस इज द डैमेज इन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है ना। तो जो फैमिलियर ओरिएंटेशन, जिन चीज़ों से हम फैमिलियर हैं जो है, उन चीज़ों का ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है जो है ना। तो जैसे किचन किधर है, बेड किधर है, वॉश बेसिन किधर है, तो उन चीज़ों का जहाँ पे जो प्रॉपर जो चीज़ें हैं जो है वहाँ पर से उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है ना। और म्यूजिकल ओरिएंटेशन भी राइट साइड ऑफ द ब्रेन से आता है। म्यूजिकल ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो है जैसे म्यूजिक जो है एक सुनना एक अलग चीज़ है, और उसके साथ में उससे जो है फेस पे एक्सप्रेशन आना एक अलग चीज़ है दोनों। तो जो म्यूजिकल जो ओरिएंटेशन आता है जिसमें गेस्चर का फॉर्मेशन होता है, जैसे म्यूजिक सुनते हैं साथ में अपने आप जो है मूवमेंट जो होने लगते हैं, दिस इज आल्सो कम फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ठीक। और जितने भी क्रिएटिव फंक्शन है जो है ना, ड्राइंग है, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें भी जो किससे आती हैं, राइट साइड ऑफ द ब्रेन से आती है ना। और इमेजिनेशन जो है ना, इमेजिनेशन दिस इज द पावर ऑफ द राइट साइड ऑफ ब्रेन। तो जिसमें से कैनाबिस इंडिका, दिस इज द एक्सीलेंट फॉर इमेजिनेशन।
हमारे सर विजयकर सर कहते थे कि दिस इज राइट कैनाबिस इंडिका इज एक्सीलेंट फॉर इमेजिनेशन, है ना, और लेकेसिस इज एक्सीलेंट फॉर मैनिपुलेशन, और एक तीसरी दवा ओपीएम जो है वो एक्सीलेंट फॉर डिफेंस एंड प्लानिंग के लिए, है ना, और एक और दवा बताते थे एक्सीलेंट फॉर द मेमोरी एंड रिमेम्बरिंग के लिए, दिस इज द कॉफी या क्रू, है ना। तो इस तरह से ये 4 दवाई, एक एक्सीलेंट फॉर इमेजिनेशन कैनाबिस इंडिका, एक्सीलेंट फॉर मैनिपुलेशन लेकेसिस, एक्सीलेंट फॉर डिफेंस एंड प्लानिंग ओपीएम, excellent for memory and remembering कॉफी या क्रूड, ये जैसे इमेज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और राइट साइड ब्रेन और क्या फंक्शन है इसकी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिवनेस आती है, वो भी राइट साइड ऑफ द ब्रेन से है। स्पिरिचुअलिटी, दिस इज आल्सो कम फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। फिलोसफिकल माइंड, दिस इज आल्सो फ्रॉम राइट साइड ऑफ ब्रेन। हिस्ट्रिकल सेंसिटिविटी बियॉन्ड द लिमिट चली जाएगी ना, एक्सेसिव सेंसिटिविटी बढ़ जाए, दिस इज हिस्टीरिया, है ना। तो हिस्टेरिकल, दिस इज द राइट साइड ऑफ ब्रेन फंक्शन। इल्यूजन्स एंड डिल्यूजन्स, दिस इज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। और सेंसिटिव साइड कहें, राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज द सेंसिटिव साइड है, सेंसिटिव साइड है राइट साइड ऑफ ब्रेन। तो ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रेन का जो है हारमोनियसनेस होती है, जो वो क्या देती है हमें, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है ना। तो दिस इज द कैसे राइट साइड और कैसे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन का जो रहता है, वो सारी चीजें ये हुआ है ना, ठीक। अब आगे फिर हम इसमें देखते हैं कि जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के और फंक्शन क्या क्या है, जो ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के और फंक्शन क्या क्या है, जो उन चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि हमारी आई जो है क्या काम करती है, देखने का काम करती है, जैसे तो विजन का काम करती है। तो कैसे ये देखना हमारा किस तरह से जो है प्रोसेसिंग होती है ब्रेन के अंदर, जो है कॉन्शियसनेस लेवल तक किस तरह से जो है पहुँचता है, जैसे सुनते हैं ऑडिटरी जो है, तो ये किस तरह से जो है ब्रेन में इसकी जो है फंक्शनिंग होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग किस तरह से आती है ना। तो जैसे कि आंखों से देखा है किसी चीज़ को, जो है जैसे मान लीजिए ये पेन है ना, इस पेन को हमारी आंखों ने देखा जो है, तो कैसे ये जैसे कि हमारी आंखों के सामने आया तो अपने आप हमारे जो है ये दिमाग में आ गया कि जैसे पेन है, और साथ में जो है इसका एक प्रोनाउंसिएशन भी आ गया, इसकी स्पेलिंग PEN होती है, और इसको बोलना इस तरह से है जो, तो ये सब कैसे आया हमारे जो है दिमाग में, उस सारी की फंक्शनिंग किस तरह से होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे किसी चीज़ को, इस पेन को हमने देखा है ना, पेन को देखने के बाद दिस इज द आंखों ने सी किया, जो सी करने के बाद में ये हमारा जो है इसका विजुअल जो एरिया होता है वो इधर पीछे होता है, तो पीछे इसके 3 एरिया में डिवाइड रहता है, एरिया नंबर 17, एरिया नंबर 18, एरिया नंबर 19। जो इसके एरिया जो होते हैं विजुअल जो एरिया नंबर 17, 18 और 90। तो जैसे हमने इसको देखा तो पहले जो है कहाँ पे इसका पहले एरिया नंबर 17 में गए, 17 में गया, तो एरिया नंबर 17 में जाकर के पहले इसका जो है क्या हुआ, इसका जो है रिसेप्शन हुआ, इसको देखा रिसेप्टिव एरिया है जो ना, देखने वाला जो एरिया नंबर 17 में इसको पहुंचा गया। फिर ये एरिया नंबर 18 और 90 जो एसोसिएटेड एरिया होती है ना, एरिया नंबर 18 और एरिया नंबर 90 जो होते हैं वो एसोसिएशन एरिया होते हैं। तो एरिया नंबर 18 में जाकर के फिर इसकी एनालिसिस होती है ना, कि ये एक्चुअली में जो आँख ने जो परसीव किया है वो क्या चीज़ क्या है ना। तो वो पहले कहा एरिया नंबर 17 में रिसेप्टिव एरिया में गया, रिसेप्शन एरिया के बाद फिर एनालिसिस हुई इसकी, एनालिसिस होने के बाद एरिया नंबर 19 में इसका रिकॉग्नाइजेशन होता है ना। तो प्राइमरी जो है रिसेप्शन जो है वो हुआ एरिया नंबर 17 में, एनालिसिस एरिया नंबर 18 में, और फिर जो है इसका रिकॉग्नाइजेशन हुआ
कि जो है ये पेन है, ये मेमोरी रिकॉग्नाइज किया कि ये पेन है, ये एरिया नंबर 19 के अंदर हुआ। इसके फिर कनेक्शन होते हैं वर्निक्स एरिया से, है ना। वर्निक क्या होता है, वर्निक एरिया क्या है? वर्निक एरिया इज द डिक्शनरी ऑफ द ब्रेन। जो भी हमने पहले से जो है चीज़ों को जो है देखा है, सुना है, जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, उसकी ब्रेन के अंदर क्या है, डिक्शनरी है, जो ना। डिक्शनरी इज कॉल्ड वर्निक्स एरिया, जो ना। तो इसका संबंध फिर ये वाली चीज़ कहाँ जाती है, वर्निक्स एरिया में जाती है। तो वर्निक एरिया डिक्शनरी ने लेकर के बताया कि दिस इज द पेन जो है। अब जैसे ही आप जो है देख, अभी हमने क्या किया, सिर्फ इसको देखा, देखने से जो है एरिया नंबर 17 में हुआ, फिर 18 में एनालिसिस हुई, फिर 19 में इसका रिकॉग्निशन हुआ, फिर वहाँ से कंसर्न हुआ डिक्शनरी के लिए। तो डिक्शनरी से वह जो चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं उसमें पता लग गया कि दिस इज द पेन, वर्निक्स एरिया। तो साथ में जो है हमारे को देखने से ही अब अपने आप जो प्रोनाउंसिएशन भी आ गया कि जो है इसको पेन कहते हैं, है ना। फिर इसका कंसर्न रहता है ब्रोका एरिया से, है ना। ब्रोका एरिया इज द स्पीच एरिया होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। तो स्पीच एरिया, अब वहाँ से जो है अगर हम बोलना चाहें, देखने से ही अपने आप क्या आ गया, बोलना भी आ गया। क्या जो है कि बोलना क्यों आ गया, तो पहले विजुअल, ये विजुअल जो है, विजुअल जो है नेशनल कहाँ पे गई, एरिया नंबर 17, फिर 18, फिर 19, फिर जो है कहाँ पे जो ट्रांसफर हुई, वर्निक्स एरिया में। वर्निक्स एरिया से फिर जो है ब्रोका एरिया, ब्रोका एरिया से फिर ये ब्रोका एरिया का फिर कंसर्न रहता है वो जो है मोटर एरिया से, जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मोटर एरिया। तो मोटर एरिया, फिर वहाँ से मोटर एरिया से अपर मोटर न्यूरॉन्स आती हैं, है ना। अपर मोटर न्यूरॉन्स आती हैं, वो फिर ज्वाइन करती हैं लोअर मोटर न्यूरॉन को, जो है ना। जैसे कि लोअर मोटर न्यूरॉन में जो है, लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट है, मेडुला ऑफ द ब्रेन, है ना। जितने भी हमारे जो है क्रेनियम नर्व्स हैं, जो है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉकुलियर, ट्राइजेमिक, 12 नंबर ऑफ क्रेनियम नर्व्स हैं जो। तो अपर मोटर न्यूरॉन जो है लोअर मोटर न्यूक्लियस से, उन मोटर न्यूरॉन के न्यूक्लियस से ज्वाइंट होती है। फिर वहाँ से जो है लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कंसर्न पार्ट तक जाते हैं। तो अब जो है इसको बोलना चाहें तो पेन, तो फिर यहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन फायर करते हैं। तो बोलने का प्रोसेस क्या है, जो कैसे हम बोलते हैं, जो है बोलने का प्रोसेस इस तरह से है जैसे कि जो अगर हम सांस लेने में बोल सकते हैं कि जो सांस अगर अंदर खींच रहे हैं तो नहीं बोल सकते। कब बोल पाएंगे, जब सांस बाहर निकालेंगे। तो सांस बाहर निकालेंगे वो क्या होता है कि पहले हम लंग्स में हवा को खींचते हैं, है ना। हवा लंग्स में खींचने के बाद फिर हमारे जो है वोकल कॉर्ड्स हैं, जब हम हवा को जो है फोर्सफुली बाहर निकालते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं एक दूसरे के क्या जाते हैं, वह नज़दीक आ जाते हैं, है ना। और फिर जो है जो फोर्सफुली जब हवा बाहर निकलती है, जो है तो उससे जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, जो है। तो इसको कहते हैं फोनेशन। इसको क्या कहते हैं, फोनेशन, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है जो है, अगर वो जो है आवाज़ तो आती है लेकिन उसको बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि जो है लंग्स से हवा को खींच करके जब बाहर निकालना है तो एक आवाज़ तो आती है, दिस इज कॉल्ड फोनेशन। अगर ये आवाज़ नहीं आती है, सांस वास तो लेने नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये आवाज़ नहीं आ रही है तो इसे क्या कहेंगे, ये फोनिया कहेंगे, है ना। कोई फोनेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ना। तो ये एक तो जो है हवा भर करके जो है फिर बाहर निकालते हैं, जो आवाज़ जो बाहर निकल रही है जो है वो क्या है, फोनेशन है, जो है ना। अब ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के नज़दीक आकर के जब हवा बाहर फेंकी जाती है तो ये आवाज़ आ रही है, दिस इज द फोनेशन। और फिर जो है इसको जो है वर्ड्स में कन्वर्टेड करने का काम जो है वो कब है, जब ये आवाज़ बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद में हमारे लिप्स का मूवमेंट, हमारे सॉफ्ट पैलेट का मूवमेंट और टंग का मूवमेंट, और इन चीज़ों का मूवमेंट होता है, वो फिर उस आवाज़ को किस में चेंज करता है, वर्ड्स के अंदर चेंज करता है, जो हमें बोलना है। जैसे हमें पेन बोलना है तो एक अंदर से जो आवाज़ आई है, फिर ऊपर से ये जो है मोटर न्यूरॉन के कनेक्शंस जो ऊपर से डेवलप हुए हैं, तो अपने आप मोटर जो है न्यूरॉन्स जो फायर किए तो उससे इनका अपने आप एक प्रोग्रामिंग आती है, प्रोग्रामिंग से फिर ये बोलना स्टार्ट होता है। उसी तरह से मूवमेंट ऑफ द टंग, मूवमेंट ऑफ द लिप्स, मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट
एंड फोनेशन जो है एक साथ ये सारी चीज़ें होंगी तब हम किसी चीज़ को जो है क्या कर पाएंगे, बोल पाते हैं, है ना। तो ये तो हुआ विजुअल के द्वारा जो है ना। अगर देखो, अगर जैसे ये अगर ऑडिटरी है ना, अगर जैसे कि अब अगर हमने मान लीजिए अब सुना कि जैसे ये तो पेन हमने देख कर के अगर जो है सुना, मान लीजिए एलिफेंट है ना, एलिफेंट हमने सुना से, तो एलिफेंट क्या हुआ, ये कान में गया, ये कान में आवाज जाने से ही जो है हम जो है इसको जो है उसकी पिक्चर जो है माइंड में ही बन गई कि एलिफेंट किस तरह का होता है जो ना, और उसको बोला कैसे जाए ये भी। तो इसमें फिर क्या होता है कि ये ऑडिटरी एरिया, जैसे ही कान से आवाज गई जो है तो पहले, और ये एरिया नंबर 17 नंबर के अंदर ऑडिटरी का एरिया 70 नंबर, वहाँ पे इसका क्या हुआ, रिसीविंग हुआ। फिर एनालिसिस हुई 18 में, 19 में फिर जो है इसकी रिकॉग्निशन हुआ कि जो है, और फिर जो है ये ट्रांसफर हुआ वर्निक्स एरिया में। जो है वर्निक्स एरिया इज डिक्शनरी, तो डिक्शनरी से फिर जो है कहाँ गया, अगर इसको बोलना चाहे फिर तो ब्रोका एरिया में गया, ब्रोका एरिया से फिर जो है मोटर न्यूरॉन्स, अपर मोटर न्यूरॉन्स, अपर मोटर न्यूरॉन्स से लोअर मोटर न्यूरॉन्स में फायर किया, तब एक प्रोग्रामिंग आई, उस प्रोग्राम के थ्रू जो है हम इसे ऑडिशन हुआ है। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को जो है टच है, आँख बंद कर दी और जो है आँखें भी बंद कर दी, जो है कान से सुनाई नहीं दे रहा है और आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अब उनको कोई चीज़ पकड़ा दिया जो है कि इस चीज़ को जो फाइंड आउट करो ये क्या चीज़ है, तो इसमें क्या हुआ है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू जो है जाएगा ब्रेन के अंदर कॉन्शियस लेवल, ये कॉन्शियस लेवल पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग किस तरह से है, वहाँ की फंक्शनिंग के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से सेंसेशन, ये हाथ के द्वारा ये सेंसेशन सेंसरी नर्व के थ्रू गए, फिर सेंसरी नर्व के गए तो इसका जो है वहाँ पे रिसेप्शन हुआ, फिर एनालिसिस हुई, रिकॉग्निशन हुआ, और रिकॉग्निशन से अगर पहले से हमारे जो है अगर उस चीज़ से हम जानते हैं अगर जो है वो सारी चीज़ें, तो वर्निक्स एरिया में जो है उसकी डिक्शनरी से उसका पता लग गया, फिर हम उसको जो है बोलते हैं कि ये जो है हमारे हाथ में पेन है या जो भी चीज़ जो है आपको हाथ में पकड़ाई गई है उसको पहले से परिचित है, नहीं है तो नहीं बता पाओगे। तो इस तरह से सेंसेशन किस तरह से जो है ट्रांसफ़र होती हैं कॉन्शियस लेवल तक, किस तरह से आइज़ के द्वारा देख करके ट्रांसफ़र होता है जो है बोलने तक जो है, और किस तरह से कान से सुनने से कॉन्शियस लेवल हमारी वर्क करती है। इसके पीछे नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ होती है ना। तो इन सारी चीज़ों को सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या होता है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन में ये सारी चीज़ें, एक तो जो है नंबर एक तो जो है ये सारी चीज़ों के राइट ब्रेन क्या है, लेफ्ट ब्रेन क्या है ना, राइट ब्रेन का क्या क्या काम है जो है, लेफ्ट ब्रेन का क्या क्या काम है जो है, लेफ्ट ब्रेन की डोमिनेंस में क्या काम है, और दोनों का जो है एक दूसरे से हारमोनियसनेस होनी चाहिए। फिर जो है ये किस तरह से हमारी कॉन्शियस लेवल तक पहुंचता है जो है, विजुअल किस तरह से जो है ना, और ऑडिटरी किस तरह से, और इस तरह से देख कर कैसे, ऐसे ही ऑल्फैक्शन जो है जैसे कि किसी चीज़ की गंध है उसका कैसे जो है हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स पता लगाता है, वहाँ पे क्या प्रोसेसिंग होती है, ऐसे ही यहाँ से पहले सेंसरी नर्व फाइबर के द्वारा गया वो वहाँ पे पहले रिसीव हुआ, फिर उसका एनालिसिस हुई, फिर रिकॉग्निशन हुआ, फिर वो वर्निक्स एरिया में। अब ये जो है ये इसका जो स्मेलिंग जो सेंटर होता है ये वर्निक्स में नहीं होता है, ये टेम्पोरल रीजन में होता है ना। तो जैसे कि किसी फूल की खुशबू है, किसी गंध की खुशबू है, कि लहसुन की खुशबू है, कि धनिया की खुशबू है, वो पहले से ही सारी खुशबू हमारी क्या है जो है पड़ी हुई है मेमोरी में जो है, तो वहाँ से इसकी रिकॉग्निशन एनालिसिस और फिर जो है इस तरह से प्रोसेसिंग होती है। तो ये ऑल्फैक्शन के लेवल पर जो है जैसे नाक से जो भी स्मेल गई वो सारी चीज़ को इस तरह से प्रोसेसिंग होती है, आँखों से देखने से इस तरह से प्रोसेसिंग होती है, कानों से सुनने से इस तरह से प्रोसेसिंग होती है ना। तो पहले नॉर्मल फंक्शनिंग जानेंगे, तब उसके बाद अब जैसे कि जो है पूरा जो एक स्पीच की जो पूरी प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि एफोनिया क्या हो गया, जो कि आवाज़ जो है सांस में हमने जो है आवाज़ जो फेफड़े में जो है हवा भर करके जो निकाली उसके द्वारा जो आवाज़ आई, जिसका फोनेशन हुआ, और फिर ये चीज़ों को पूरा एक बदल देना जो है वर्ड्स के अंदर बदल देना जो है, दिस इज इसको कहते हैं आर्टिकुलेशन। क्या कहते हैं इसको, आर्टिकुलेशन, स्पीच ऑफ आर्टिकुलेशन। तो ये आर्टिकुलेशन ये फंक्शनिंग किसकी है, ये
मोटार नर्वस सिस्टम की, मोटार जो नर्वस सेंसरी के द्वारा प्रोग्रामिंग जाती है, मोटार के द्वारा आती है, जो है ना। तो ये मोटार फंक्शनिंग है, जो है ना। तो फोनेशन क्या होता है और आर्टिकुलेशन क्या होता है, ये इसके लिए हमारे पास जो है रिपोर्टरी के अंदर सबके लिए रूब्रिक है, जो है ना। तो उन सारी चीज़ों को फिर हम जो है और बाद में डिस्कस करते हैं। तो आज थोड़ा सा समझा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है किस तरह से काम करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिस इज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो ना चीज़ों की जो कॉन्शियसनेस है, जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। केवल एनिमल में और जो है एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर केवल एक ही डिफरेंस है कि हमारे अंदर क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो ना। और जो है एनिमल्स के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स नहीं है। अगर आदमी के अंदर से सेरेब्रल कॉर्टेक्स हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, दिस इज एनिमल, तो वो एनिमल बन जाएगा, जो है। तो कॉन्शियसनेस के लेवल पे जो है किस तरह से उसकी फंक्शनिंग होती है, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, इस चीज़ को समझा। फिर बाकी और चीज़ों को फिर हम जो अगली बार देखते हैं, है ना। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं।